डियर स्टूडेंट, गायत्री स्कूल के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम आपको 15वें चैप्टर में वृत्त से संबंधित आकृतियां बता रहे हैं। डिफरेंट टाइप, कौन सा त्रिज्यखंड होता है, कौन सा वृत्त खंड होता है, कौन सी चाप की लंबाई है, उससे रिलेटेड फॉर्मूला बता रहे हैं, क्यों जो 15वें चैप्टर में काम आएंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप वृत्त ही देखो, वृत्त क्या होता है, परिधि क्या होती है। तो यहाँ देखिए वृत्त जो होता है ना, सबसे पहले वृत्त ही देख लो। तो ये वृत्त है। तो वृत्त में केंद्र से गुजरने वाली सबसे बड़ी जीवा ये तो होती है व्यास, और ये चारों तरफ की दूरी इसको बोलते हैं परिधि। ये होता है व्यास। और इसका जो अंदर वाला हिस्सा है ये वाला, ये वृत्त का क्षेत्रफल है। तो वृत्त से रिलेटेड, और ये जो है यहाँ से यहाँ तक, ये है ना इसकी त्रिज्या है। त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होती है, आर है ना त्रिज्या है। तो ये त्रिज्या होती है वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी वृत्त की त्रिज्या होती है। और व्यास है ना, केंद्र से जाने वाली सबसे बड़ी जीवा व्यास है। और ये है ना, ये चलो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये त्रिज्या है। तो ये तो वृत्त से रिलेटेड क्वेश्चन समझ लो, इसमें एक आध आ जाएगा। अब इसके आगे देखिए चाप की लंबाई, जैसे आ जाए वलय का क्षेत्रफल। वलय का क्षेत्रफल, वलय क्या होता है? वलय का क्षेत्रफल जो होता है वो आप ऐसे समझिए, जैसे दो वृत्त होती है, ये दो संकेंद्रीय वृत्त। जैसे ये केंद्र है, इस केंद्र पे एक वृत्त ये, और त्रिज्या बढ़ा के एक वृत्त ये बना दिया मान लो। तो ये जो है ये वलय है, इसको क्या बोलते हैं हम? वलय। तो ये वलय का क्षेत्रफल है। तो वलय का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है पाई r1 प्लस r2 और r1 माइनस r2, जिसमें हमारे पास केंद्र से छोटे वृत्त की त्रिज्या तो r2 है, और बड़े वृत्त की बाहर तक की त्रिज्या ये r1 होती है। तो वलय का क्षेत्रफल ये इस टाइप का होता है। अब इसके बाद में आप देखिए थर्ड वाला, इसमें सूत्र का यूज होता है चाप की लंबाई। आप ऐसे देखिए, ये जो वृत्त है, इस वृत्त में वृत्त के केंद्र से ये दो त्रिज्याओं के बीच का जो जगह होती है, बीच का जो क्षेत्र होता है, ये वाला, ये त्रिज्यखंड होता है। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। और यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी जो है, ये चाप की लंबाई है। और ये जो है, ये वाला जो एरिया है इसका, दो त्रिज्याओं के बीच में, दो त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्र जो होता है वो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ देखिए चाप की लंबाई का सूत्र, चाप की लंबाई बराबर, ये कोण मान लो थीटा है और इसकी त्रिज्या r है। तो चाप की लंबाई होती है थीटा बटे 360 इंटू 2πr। क्योंकि ये चाप जो है वो परिधि से संबंध रखता है, इसलिए परिधि का गुणा करते हैं। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये निकालें तो ये वृत्त से संबंधित है, तो यहाँ पे πr² लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल यहाँ लिखे दे रहे हैं। वृत्त में दो फॉर्मूला होते हैं, एक तो परिधि होती है वृत्त की 2πr, और एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल जो होता है वो होता है πr²।
तो ये परिधि से रिलेटेड है, तो इसमें 2πr का गुणा करेंगे। और क्षेत्रफल ये अंदर वाला हिस्सा क्षेत्रफल होता है, तो क्षेत्रफल का यहाँ गुणा करेंगे। अगर वो पूछता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360। तो यहाँ लिखेंगे थीटा ये कोण है और 360 का मतलब एक पूरा चक्कर, और यहाँ क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल। ऐसे ही ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आएगा। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो या लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो, बात एक ही है। इसको खाली त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं। अब वो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप लिखोगे, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखो दीर्घ त्रिज्यखंड जो है वो ये वाला पोर्शन है, ये जो बचा है ये है ना दीर्घ त्रिज्यखंड है, दीर्घ त्रिज्यखंड। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो यहां देखिए ये पूरा जो वृत्त है, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से हमें ना लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये वाला घटा देंगे, तो ये दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे πr² माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब इसके बाद में वृत्त, एक होता है वृत्तखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड या लघु वृत्तखंड बात एक ही है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल या लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु मीन्स होता है छोटा। तो वृत्तखंड ये समझ लो, ये जैसे वृत्त है तो खंड मीन्स हिस्सा, वृत्त का एक हिस्सा। जैसे मान लो ये वाला, ये वृत्त लघु वृत्तखंड है, कोण ये थीटा है और ये त्रिज्या है, और ये लघु वृत्तखंड है। और दीर्घ वृत्तखंड इसके लाइन के ऊपर का पूरा हिस्सा है, यहाँ से लेके ये पूरा हिस्सा, ये वाला भी शामिल है इसमें, ये वाला भी शामिल है, ये दीर्घ वृत्तखंड है। ये आकृति की नॉलेज अगर आपको नहीं होगी तो क्वेश्चन इसके 15.3 एक्सरसाइज जो होती है उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उसमें आकृति दे रखी होती है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है हमारे पास r² बाहर ले लो। अभी तुम्हारी किताब के अंदर जो फॉर्मूला है उसमें r² बाहर नहीं लिया है। अगर कोई चीज़ कॉमन लेते हैं तो उससे कैलकुलेशन कम हो जाती है, इसलिए r² बाहर लेंगे आप, और θ/360 इंटू पाई माइनस 1/2 और ये साइन थीटा। तो ये आपको वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ऐसे निकलेगा। और दीर्घ का निकालोगे आप, तो दीर्घ में तो ये है πr² में से लघु वाला घटा दोगे। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर आपको करना है, चलो इसको यहाँ लिखे दे रहा हूँ, ये जगह है इधर, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो πr² माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखो दीर्घ का हिस्सा इससे ऊपर वाला है ना पूरा, तो इसको हम घटा देंगे पूरे क्षेत्रफल में से, तो ये आ जाएगा। तो πr² में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला 15वें चैप्टर 15 में ये वाले फॉर्मूला यूज होंगे, देख लीजिए। सबसे पहले आप ये वृत्त देख लो, ये वृत्त है ना, ये चारों तरफ की जो दूरी होती है इसको परिधि बोलते हैं वृत्त की। त्रिज्या जो होती है वृत्त के केंद्र से यहाँ से और ये परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है, और यहाँ से जो केंद्र से होकर जीवा जाती है, बड़ी से बड़ी जीवा, वो व्यास होता है, और क्षेत्रफल इसके अंदर का हिस्सा होता है, ठीक है ना।
परिधि 2πr होती है वृत्त की, क्षेत्रफल πr² होता है। वलय का क्षेत्रफल आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, πr1² - r2²। या तो आप इसको ऐसे लिखो, पर ऐसे लिखते हैं तो स्क्वायर करते हैं तो दिक्कत आती है, पॉइंट वाला स्क्वायर है ना, बच्चों को दिक्कत आती है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला हम इसमें लिखवा देते हैं, क्योंकि इसमें फॉर्मूला लगाया है a² - b² a + b a - b, तो इससे हमने ये बनाया है। तो आप या तो इसको करो, इसको नहीं करते हो तो इसको करो। तो मैंने इसलिए ये नहीं लिखा है क्योंकि इससे आपको कैलकुलेशन करते समय ना थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो मैं कम कैलकुलेशन वाले फॉर्मूला लिखता हूँ। तो ये कम कैलकुलेशन का है। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे ये कम कैलकुलेशन का है, और यहाँ भी हमने कम कैलकुलेशन करने के लिए r² को बाहर कॉमन ले लिया है। और ये वलय का क्षेत्रफल, वलय तो आप ऐसे समझ लीजिए जैसे पाइप जो होता है ना, पाइप के बाहर तक की त्रिज्या और अंदर तक की त्रिज्या, तो खोखली चीज जो होती है वो वलय होता है। दीर्घ वृत्त, ये तो वहां से लास्ट वाला, इसके बाद में ये लिखना है आपको। चाप की लंबाई, जैसे त्रिज्या है, ये त्रिज्यखंड है, तो ये त्रिज्यखंड के यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है ना, वो चाप की लंबाई है। तो इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला है। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसके ऊपर ये वाला जो बिना शेड वाला ये है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल या लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये वाला हिस्सा, और दीर्घ वृत्तखंड इसके ऊपर जितना है वो। तो ये फॉर्मूला आपको यूज करने हैं 15वें चैप्टर में। अब इसके मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ एक आध, तो आपको समझ आएगा कि ये फॉर्मूला किस किस टाइप से लगती है। चलो अलग अलग टाइप के एक आध सवाल बता देता हूँ, जिससे कि तुम्हें आइडिया हो जाए कि इस फॉर्मूला का यूज कैसे होता है। और इसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, 5 या 6 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं। उसमें से एक क्वेश्चन तो आता है तुम्हारा 15.3 एक्सरसाइज से, आकृति दे रखी होती है और उससे निकलवाता है, और एक आता है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पे। तो फॉर्मूला बेस वाले बच्चे उसको तो सूत्र अगर याद हो तो आराम से कर पाते हैं, और जो एक्सरसाइज जो वैसे चित्र वाले सवाल हैं वो वही बच्चा कर पाता है जिसको पूरी नॉलेज होती है कि ये क्वेश्चन कैसे होंगे और कैसी आकृति है, क्या निकलवाया है। तो देखिए इसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताता हूँ। जैसे एक्सरसाइज 15.1 में क्वेश्चन नंबर 3, ये इम्पोर्टेंट है, आ चुका है। तो एक अर्धवृत्ताकार प्लाट है, अर्धवृत्त के आकार का प्लॉट है। प्लॉट का मतलब जमीन होती है, और क्या है भूभाग, मतलब भूमि का हिस्सा प्लॉट होता है, ठीक है ना, भूमि का एक टुकड़ा। तो ये अर्धवृत्ताकार प्लाट है, ऐसे समझ लो, ऐसे जैसे कटोरी होती है तुम्हारी, अर्धवृत्ताकार प्लाट है। और इसकी हमें त्रिज्या दे रखी है 21 सेंटीमीटर। 21 मीटर होगी, सेंटीमीटर तो नहीं है, मीटर होनी चाहिए, क्योंकि प्लॉट है ना वो तो बड़ा होता है, सेंटीमीटर तो बहुत छोटा होगा, उसमें तो मकान बन भी नहीं पाएगा। तो इसका क्षेत्रफल और परिमाप पूछा है। तो इसका क्षेत्रफल तो भाई ये वाला हिस्सा होता है, ये तो इसका क्षेत्रफल होगा, और परिमाप ये यहाँ से लेके यहाँ से और यहाँ तक होगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए अर्धवृत्ताकार प्लाट की परिमाप, प्लाट की परिमाप, अर्धवृत्त के आकार का प्लॉट है तो उसकी परिमाप। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², और आधे का 1/2 हो जाएगा, और क्या 1/2 πr²। तो इसमें से r का मान और पाई का मान लगा दो यहाँ पे। तो देखिए 1/2, पाई का मान 22/7 होता है। अगर नहीं दे रखा है तो आप 22/7 लगाओगे। आपको मालूम है ये पाई का मान कहाँ से निकलता है, चलो मैं आपको बताता हूँ। ये 22/7 क्या होता है, देखो पाई होती है ना,
पाई की परिभाषा कोई पूछता है तो मैं पाई किसे कहते हैं, तो आप कहोगे किसी वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। देखो परिधि क्या होती है इसकी 2πr, और ये व्यास क्या होता है 2r। तो व्यास से परिधि में भाग लगाते हैं, मान लो इससे भाग इसमें लगाएं हम, 2πr में 2r से भाग लगाएंगे तो ये कट जाएगा तो पाई आ जाएगा। ठीक है, तो किसी वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना ये इसलिए। और कैसा भी वृत्त हो XYZ, कितनी भी त्रिज्या का हो, इसका जैसे मान लो इसका जो अनुपात है वो 22 और 7 का ही आएगा। तो पाई का मतलब आप समझ गए होंगे। अभी तक पाई 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 आप बार बार आपको बताया जा रहा है बचपन से लेके अब तक, लेकिन नॉलेज नहीं है आपको। पाई का मतलब होता है किसी वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को। जैसे वृत्त की परिधि है ना, वृत्त की परिधि हो और उसके व्यास से उसमें भाग लगा दो तो ये पाई बनता है और इसका मान 22/7 ही आता है। तो देखिए पहले इसमें इसकी परिमाप नहीं, प्लॉट की परिमाप नहीं, प्लॉट का क्षेत्रफल निकालना है पहले हम। ये क्षेत्रफल है, अर्धवृत्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल जो है ना वो ये वाला हिस्सा है, तो इसमें मान लगाया r का मान ये 21 है। तो भाई 7 से 7 या 21 काट दिया, 2 से ये काट दिया 11 बार, तो ये आया 11 और 3 का गुणा 33 और 21, और 21 थी 63 और 6 बचे, 21 थी 63 और 6 69, इतने मीटर स्क्वायर आएगा। क्योंकि क्षेत्रफल की इकाई है ना मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर होती है। ठीक है ना। अब इसकी आप परिमाप निकालो, अर्धवृत्ताकार प्लॉट की परिमाप। तो यहां देखिए अर्धवृत्ताकार प्लॉट की परिमाप। तो इसमें आपको देखना है बाहर बाहर तक की दूरी। तो यहां देखो, यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी हमारे पास, ये पूरी 2πr होती है तो ये πr होगी, और ये क्या व्यास है तो ये 2r है, तो πr प्लस 2r, तो ये आएगा πr प्लस 2r। ये πr पूरा होता है 2πr, तो आधा है πr यहां से यहां तक का हिस्सा और 2r ये, तो πr प्लस 2r। अब इसमें से आप r ले लो कॉमन, तो यहां से आएगा पाई प्लस 2। अब इसमें आप मान लगा दो, r का मान 21 मीटर लगाएंगे इधर, और पाई का मान 22/7 और ये 2, तो ये आया 21 और 7 दूनी 14, ऐसे एलसीएम ले लेंगे इसका, तो ये आएगा, तो ये आया 21 और इसका इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 36/7। तो 7 से काट दो, 7 थी 21, 3 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 108 मीटर। तो इसकी परिमाप जो आएगी वो 108 मीटर आएगी। ठीक है, इसको देख लो, क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लो, फिर एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। ये सिंपल क्वेश्चन है, ये और ये दूरी, ये तो परिमाप है, और ये है ना पूरे क्षेत्रफल का आधा, ये इसका क्षेत्रफल है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन इसमें देख लीजिए। इस एक्सरसाइज में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आपको सूत्र याद होंगे तो आराम से आप क्वेश्चन कर पाओगे, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसके बाद में इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन और देख लो। क्वेश्चन नंबर मैंने आपको बताया ये 3rd वाला, स्कूटर, चलो ये स्कूटर, ये देखिए क्वेश्चन नंबर, इसके बाद क्वेश्चन नंबर, चलो 4th वाला ही देखिए। ये कह रहा है 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है। 100 चक्कर में, 100 क्या है भाई, 100 चक्कर,
में पहिए द्वारा चली दूरी, ये है ना 88 मीटर है, और वो हमें पूछ रहा है पहिए की त्रिज्या बताओ। तो आपको मालूम है भाई पहिए की जो त्रिज्या है ना वो मीटर में तो होगी नहीं, पहिया है ना वो इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, मीटर तो बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, तो इतनी बड़ी त्रिज्या तो होगी नहीं, तो इसको सेंटीमीटर में पहले चेंज कर लो। चलो ये 100 है ये, और चक्कर, चक्कर का मतलब ये होता है 2 पाई आर के बराबर, तो एक चक्कर है नहीं ये 2 पाई आर के बराबर है, ये लिख लो। और 88 मीटर है, तो 88 में हम 100 का गुणा करेंगे तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा। तो पहिए की त्रिज्या है ना वो सेंटीमीटर में आएगी, मीटर में नहीं आएगी, ठीक है ना, क्योंकि मीटर तो बड़ा होता है। अब आपको आर निकालना ही है, तो इसके साथ ये जो मटेरियल है इसका सबका भाग लगा दो इधर। तो यहाँ देखिए आर बराबर 88 और ये 100 बटे ये 100 है इधर, और इधर है 2 पाई आर, तो ये इधर आ गया। तो भाई 100 से तो ये 100 कट गया सीधा सीधा। अब आपको यहाँ लिखना है 88 और 2 पाई का मान 22/60, और 7 को भी आप ऊपर पहुँचा दोगे, तो 7 को ऊपर पहुँचाओगे तो ये होगा 88 गुणा 7/2 और 22। अब 22 से आप 88 में भाग लगाओगे तो 4 बार जाएगा, और 2 से 4 2 बार कटेगा, तो ये आएगा 2 गुणा 7, तो 7 और 2 का गुणा 14 सेंटीमीटर है ना इस पहिए की त्रिज्या आएगी। ये है ना वो ये कह रहा है, ये पहिया ना ये 100 चक्कर लगाता है ऐसे, तो ये 88 मीटर जाता है। आप ऐसे देख लीजिए, एक चक्कर में कितनी दूरी, 2 चक्कर में कितनी, ऐसे समझो ये पहिया है एक चक्कर में, तो यहाँ से यहाँ तक गया, फिर दूसरा चक्कर लगा रहा है तो फिर यहाँ से यहाँ तक गया, ये पूरी दूरी है। तो यहाँ देखो 100 चक्कर हैं, तो 100 और एक चक्कर ये जो होता है ना ये 2 पाई आर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? वृत्त की परिधि के बराबर। तो इसमें 2 पाई आर का हमने गुणा किया है, और 88 मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 का गुणा किया है, और बस इसके आर के सामने जो भी है वो सबसे इसमें भाग लगा दिया है। और ये आर है ना त्रिज्या होती है जिसको हम इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं, तो ये आएगी 14 सेंटीमीटर। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है बेटा, कल फिर बताएंगे। और ये मुख्य काम आपका ये है कि ये क्वेश्चन जो हैं इसके फॉर्मूला बहुत अच्छी तरह से आपको याद होने चाहिए। फॉर्मूला याद होते हैं, मेन क्या है, आप बॉर्डर पे हो, मान लो आप चीन के बॉर्डर पे हो और युद्ध हो रहा है और आपके पास हथियार नहीं है, तो आप मर के ही आओगे। तो हथियार होंगे, हथियार मतलब आपके सूत्र, आप पे सूत्र याद होंगे आपको अच्छी तरह से। तो सूत्र लिख के अगर उसमें मान ही लगा दोगे आप, अगर कैलकुलेशन भी नहीं होगी आगे सही मान लगा दोगे तो 50% नंबर तो आ ही जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले कोई भी स्टूडेंट सही, उसको सबसे पहले अच्छी तरह से सूत्र याद करने चाहिए और उन सूत्रों में मान लगाना सीखना चाहिए, ठीक है। और आप लोग ही ये करोगे, अगर अभी मेहनत नहीं करोगे आप तो आगे चल के आपको, अभी तो 5-7 साल मेहनत करके अपनी ज़िंदगी बना सकते हो, आगे अगर अभी नहीं बनाओगे तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, फिर फिजिकल मेहनत करनी पड़ेगी हाथ पैरों से, और पूरी ज़िंदगी करनी पड़ेगी। इसीलिए बेटा 4-5 साल ये मैथमेटिक्स अच्छी तरह से देख लो तो किसी कंपटीशन को क्रॉस कर दोगे। तो इसलिए आज मेरी बात का कहना मानना, बाकी का सब नॉर्मल है, इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला आपको याद करने हैं। धन्यवाद।